हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार राव स्टडी पॉइंट 05 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके प्रांत, जो विभिन्न प्रांत थे, उससे संभावित प्रश्नों पर अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता फोर्ट विलियम के नाम से प्रेसिडेंसी का मुख्य स्थान कब बना। ऑप्शन है ए 1689 ईस्वी, बी 1700 ईस्वी, सी 1705 ईस्वी, डी 1707 ईस्वी। तो आपके पास 30 सेकेंड है, आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। इसका आंसर होगा पहले का बी 1700 ईस्वी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, बंगाल की राजधानी को निम्नलिखित में किसने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। पहला आंसर सिराजुद्दीन दौला, दूसरा अलावर्दी खां, तीसरा मुर्शिद कुली खां और चौथा है शुजाउद्दौला। आप अपना आंसर जल्दी चूज करिए। इसका आंसर होगा सी मुर्शिद कुली खां। तीसरा है, कंपनी द्वारा दस्तक के प्रयोग पर आपत्ति जताने वाला बंगाल का प्रथम नवाब कौन था। पहला आंसर ए है मुर्शिद कुली खां, बी अलीवर्दी खां, सी शुजाउद्दीन, डी सिराजुद्दौला। तीसरा का आंसर है ए मुर्शिद कुली खां। चौथा, 1717 ईस्वी में व्यापारिक पारगमन सुविधा से युक्त दस्तक यानी फ्री पास का अधिकार किस मुगल शासक ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया, जो नवाब एवं कंपनी के बीच झगड़े का कारण बना। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी जहांदार शाह, डी फारुखसियर। आप अपना आंसर जल्दी से चूज कीजिए। चौथे का आंसर है फारुखसियर। पांचवा, निम्नलिखित में से किसकी सूबेदारी के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है ए मुर्शिद कुली खां, बी अलीवर्दी खां, सी शुजाउद्दीन और डी है सरफराज। तो इस 5 का आंसर होगा शुजाउद्दीन, ऑप्शन नंबर सी। छठा है, बंगाल का वह कौन नवाब अपनी न्यायप्रियता के लिए इतना प्रसिद्ध था कि लोग यह विश्वास करने लगे थे कि वे नौशरवां के शासन के अंतर्गत रह रहे हैं। ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, बी अलीवर्दी खां, सी शुजाउद्दीन, डी सरफराज। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी शुजाउद्दीन। सातवां, किसकी सूबेदारी के दौरान बिहार को बंगाल और उड़ीसा के साथ मिला दिया गया ताकि तीनों प्रांतों के लिए बंगाल के सूबेदार को उत्तरदायी बनाया जा सके। ए शुजाउद्दीन, बी सिराजुद्दौला, सी अलीवर्दी खां, डी मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर ए शुजाउद्दीन। आठवां, बिहार का नवाब अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में किसे पराजित कर बंगाल का नवाब बना। ए शुजाउद्दीन, बी मुर्शिद कुली खां, सी सरफराज खां, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आठ का आंसर है सी सरफराज खां। नवाब अलावर्दी खां का यह प्रसिद्ध कथन किसके बारे में कहा गया है कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। ए मराठों, बी अंग्रेजों, सी फ्रांसीसियों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी अंग्रेजों। 10, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए शुजाउद्दीन, बी सरफराज खां, सी अलीवर्दी खां, डी सिराजुद्दौला। 10 का ऑप्शन नंबर सी अलीवर्दी खां।
11 बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। पहला ऑप्शन अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र, डी मीर कासिम। आंसर नंबर 11 का है ए अलीवर्दी खां। 12 बंगाल का वह नवाब कौन था जिसने मराठों के साथ संधि की और चौथ के रूप में उन्हें वार्षिक नजराना देना स्वीकार किया और उड़ीसा के एक भाग का लगान भी उनको समर्पित कर दिया। ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र, डी मीर कासिम। 12 का ऑप्शन नंबर है ए अलीवर्दी खां। 13 बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ए सिराजुद्दौला, बी सरफराज, सी मीर जाफ़र, डी मीर कासिम। 13 का ऑप्शन नंबर होगा अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए। 14 क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। किसके शासनकाल में कलकत्ता में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? अभी हमने जो पूछे हुए क्वेश्चन थे उसमें हमने आपको बताया था ब्लैक होल दुर्घटना। पहला ऑप्शन है अलीवर्दी खां, दूसरा है मीर जाफ़र, तीसरा है सी नंबर सिराजुद्दौला और डी नंबर है मीर कासिम। तुरंत इसका आंसर बताइए, सोचिए मन में। ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना घटी कब घटी थी? काल कोठरी की घटना देखिए, ऑप्शन नंबर ए 21 जून 1756, ऑप्शन नंबर बी 20 मई 1756, ऑप्शन नंबर सी 20 जून 1756, डी 19 जून 1756। तो इसका आंसर होगा आपका ए 21 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल घटना घटी थी। इसे काल कोठरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल काल कोठरी घटना किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर ए एक अंधकार कोठरी में कुछ अंग्रेजों की गोली मारकर हत्या, एक कोठरी में बंदी बनाए गए 146 अंग्रेज स्त्री, बच्चों एवं पुरुषों में 23 को छोड़कर से सभी की मृत्यु हो जाना, अंधेरी रात में नवाब एवं अंग्रेजों के बीच होने वाला एक नरसंहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम पहले ही अभ्यास करा चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया गया और फिर उनमें सुबह खोला गया, देखा गया तो मात्र 23 अंग्रेज बचे हुए थे, बाकी सारे के सारे मर गए थे। और इसी घटना को काल कोठरी या ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। अब ये किया किसने था? ये करने वाला बंगाल का शासक सिराजुद्दीन दौला था। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से 1756 ईस्वी में किसे जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी मुर्शिदाबाद, सी कासिम नगर, डी फुल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही है, कलकत्ता। 18 का, सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय उसके नेतृत्व में अंग्रेजों के ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली गवर्नर डेक, मिस्टर हॉलवेल, सी एडमिरल वाटसन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है ए गवर्नर डेक। क्वेश्चन नंबर 19, फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद सिराज ने कलकत्ता को किसके हाथों में देकर मुर्शिदाबाद वापस लौट गया? ऑप्शन नंबर 1 मणिकचंद, बी जगत सेठ, सी शौकतगंज, डी मीर जाफ़र।
ऑप्शन नंबर ए सही है, मणिक चंद। 20 निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर की तृतीय लड़ाई, डी 1857 का विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लासी का युद्ध। जानते हैं आप कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 1757 ईस्वी में हुआ था और यह किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की सेनापति था मीर जाफ़र और मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया, जिसके वजह से सिराजुद्दौला हार गया और लॉर्ड क्लाइव की विजय हुई। और बक्सर का युद्ध है, तो बक्सर का युद्ध जानते हैं यह 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय द्वारा लड़ा गया था। और इसी बक्सर के युद्ध में एक तरह से कहा जाए तो अंग्रेज भारत के राज्यों पर पूर्ण रूपेण अधिकार स्थापित कर लिए थे। और इसी के बाद हुआ था आपका इलाहाबाद की संधि। और मैसूर की तृतीय लड़ाई जान रहे हैं, टीपू सुल्तान के बीच हुआ था और यह सन इसका था 1790 और 92 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। प्लासी नामक गांव कहाँ पर स्थित है? प्लासी नामक गांव कहाँ पर स्थित है? मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में, हुगली में, चेंसुरा में। जहाँ पे यह युद्ध लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, वह गांव किस जगह है? तो प्लासी नामक गांव कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ए मुर्शिदाबाद। 22 का प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 14 अप्रैल 1757, 21 मई 1757, 9 मार्च 1757 और 23 जून 1757। 22 का आंसर है आपका 23 जून 1757। 23 नंबर, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच मध्यस्थता के लिए किस विश्वासघाती को चुना गया था जिसे अंग्रेजों ने भी बेवकूफ़ बनाया? ए मीर जाफ़र, बी अमीन चंद, सी जगत सेठ और डी मणिक चंद। तो आपका आंसर है 23 का अमीन चंद, बी। 24 है, निम्नलिखित में से किसने सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में गद्दारी की? निम्नलिखित में से किसने सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में गद्दारी की? मीर मदान, बी मोहनलाल, सी मुइनुद्दीन, डी अमीन चंद। तो इसका भी आंसर होगा डी अमीन चंद। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने आपको इससे पहले बताया है। इसका आंसर ए रॉबर्ट क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी वारेन हेस्टिंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 25 का ए रॉबर्ट क्लाइव। 26 निम्नलिखित में से किसे क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया? प्लासी के युद्ध के बाद ये भी हमने आपको अभी थोड़ा सा बताया था, हिंट दिया था, अगर आप ध्यान देंगे तो आंसर समझ लेंगे। ए मीर कासिम, बी मीर जाफ़र और सी घसीटी बेगम और डी जगत सेठ। ऑप्शन है बी मीर जाफ़र। अब इसमें से देख लेते हैं। देखिए, मीर जाफ़र जो था वह उनका सेनापति था और मीर जाफ़र के बाद हटाकर मीर कासिम बनता है। आई जो घसीटी बेगम है, घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी और जगत सेठ एक व्यापारी था। तो आपका आंसर है बी मीर जाफ़र। 27 का प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति कौन था? अभी मैंने इसका आंसर आप लोगों को बता ही दिया था। ए मीर मदान, बी मोहनलाल, सी मीर जाफ़र, डी अमीन चंद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मीर जाफ़र। 28 प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना के मुख्य भाग का नेतृत्व निम्न में से
किन दो विश्वासघातियों के द्वारा किया गया? मीर जाफ़र अमीन चंद, बी मीर जाफ़र चंपत राय, सी मीर जाफ़र राय दुर्लभ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफ़र राय दुर्लभ, क्योंकि यह दोनों जो है सेनापति का कार्य करते थे। ऑप्शन नंबर 29, निम्न में से एक प्रमुख कारण से प्लासी के युद्ध में सिराजउद्दौला बुरी तरह से पराजित हुआ? अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ युद्ध नीति, उसके दरबारियों का षड्यंत्र, सी उनमें शक्ति और निर्णय क्षमता का अभाव, सेनापति मीर जाफ़र का युद्ध में निष्क्रिय बना रहना। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि उसके दरबारी जो षड्यंत्र किए थे उसी षड्यंत्र के कारण जो है मीर जाफ़र युद्ध में निष्क्रिय बना रहा और वह युद्ध हार गया। उसके अपने लोगों ने अंग्रेज़ों को सारी रीति बनाई, सारा राज बताया और उसका खुद का सहयोग नहीं किया। तो 30 है हमारा 30वां क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध की क्या महत्ता है? इसने बंगाल के नवाब की कमजोरी दिखी थी, इसने अंग्रेज़ों को बंगाल का शासक बना दिया, इसने अंग्रेज़ों के भारत में फ्रांसीसी डर को समाप्त कर दिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्लासी के युद्ध की जो महत्ता दिखाई दे रहा है, इसमें ऑप्शन से क्या लग रहा है आपको? तो आपको बता दें कि इसमें जो है कि बंगाल की कमजोरी दिखाई दी, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसके बाद अंग्रेज़ जो है बंगाल में अपना शासक बन गए, धीरे धीरे कर बंगाल के साथ जो है कि वो पूरे भारत के शासक बन गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें अंग्रेज़ों को बंगाल का शासक बना दिया गया। नेक्स्ट, 23 जून 1757 को भारत में मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। एक पीढ़ी से भी कम समय में या प्लासी के युद्ध के 20 वर्ष बाद देश धर्मतंत्री शासन के अभिशाप से मुक्त होने लगा। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ए के.एम. मणिकर, बी यदुनाथ सरकार, सी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डी बिपिन चंद्र। 31 का आंसर है आपका बी यदुनाथ सरकार। बत्तीस, किस बंगाली कवि ने लिखा था प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? ए नवीन चंद्र सेन, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी काजी नजरुल इस्लाम। इसका आंसर सही होगा ए नवीन चंद्र सेन। 33, प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथ बेच दिया। उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर दत्त, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर के.एम. पडिक्कर, अल्फ्रेड लायल। तो इसका आंसर होगा सी के.एम. पडिक्कर। 34, प्लासी युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ? उसकी हत्या मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने कर दी, बी वह युद्ध मैदान से भागकर एक संत की कुटिया में रहने चला गया, वह एक गुमनामी की मौत मरा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए उसकी हत्या मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के द्वारा कर दी गई। 35, क्लाइव पहली बार बंगाल का गवर्नर कब बना? आंसर 1753 ईस्वी, बी 1757, सी 1760 और डी है 1750। तो इसका आंसर सी होगा 1757 ईस्वी। नेक्स्ट है हमारा अगला 36 नंबर, इंग्लैंड की सरकार ने क्लाइव को इंग्लैंड वापस लौटने पर किस उपाधि से सम्मानित की? ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बी लॉर्ड, ऑप्शन सी ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ऑप्शन डी नाइटहुड। इसका आंसर सही होगा बी लॉर्ड।
37 प्लासी के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की दिशा में अंग्रेजों द्वारा जीता गया दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध कौन था? ए. बेदरा का युद्ध, बी. वांडीवास का युद्ध, सी. बक्सर का युद्ध, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 1757 ईस्वी में हुआ था, और बेदरा का युद्ध जो हुआ था वह 1759 ईस्वी में हुआ था, वांडीवास का 1760 ईस्वी में हुआ था, और बक्सर का 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर आप जान सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ए. बेदरा का युद्ध। मीर जाफर ने अपने दामाद फिर मीर कासिम के पक्ष में बंगाल के नवाब का पद कब त्याग दिया? ए. अक्टूबर 1759, बी. नवंबर 1759, सी. दिसंबर 1759, और डी. अक्टूबर 1760 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी. अक्टूबर 1760 ईस्वी। क्योंकि देखिए मीर जाफ़र सोच रहा था कि मैं जब बंगाल का नवाब बनूंगा तो सारी सत्ता मेरे हाथे में आएगी और मैं सब कुछ अपने मन का करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बनाया और अपने मन का उसे नहीं करने दिया, और जब वो अपने मन का करने लगा तो मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने उतार कर 1760 ईस्वी में उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। और वह भी सोचता था यही मीर जाफ़र के जैसा कि वह स्वतंत्र रूप से शासन करेगा, लेकिन वह भी उसे भी स्वतंत्र रूप से अंग्रेज़ों ने शासन करने नहीं दिया। और इसके बाद हुआ क्या था कि मीर जाफ़र को पुनः अंग्रेज़ों ने नवाब बना दिया, और फिर इसको जो है हटा देते हैं। 63 में 3 साल तक यह भी जो है कि शासन किया था। 63 में मीर कासिम को हटा कर मीर जाफ़र को पुनः शासक बनाया जाता है, और जब मीर कासिम को हटाया जाता है तो मीर कासिम जो है वहाँ 63 में वहाँ से भागकर बंगाल से अपनी सेना कलेक्ट करता है, और उसके बाद वह जो है कि अवध के नवाब के पास जाता है जो शुजाउद्दौला हैं, और फिर वो दिल्ली के नवाब से शाह आलम द्वितीय से संपर्क करता है। ये तीनों संयुक्त सेनाएं लेकर वह जो है 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध कहा जाता है, बक्सर नामक स्थान पे युद्ध होता है, और जिसमें मीर कासिम हार जाता है, और उसके बाद बंगाल इलाहाबाद की संधि हो जाती है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम। 39 नंबर, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए. मीर कासिम, बी. मीर जाफ़र, सी. सिराजुद्दौला, और डी. अलावर्दी खां। 39 नंबर का ऑप्शन है ए. मीर कासिम। 40 बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? ए. अलीवर्दी खां, बी. सिराजुद्दौला, सी. मीर जाफ़र, डी. मीर कासिम। तो 40 का आंसर क्या होगा? ये है ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। 41 बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारी करों एवं चुंगियों को खत्म कर सभी प्रकार के व्यापारियों को एक समान स्तर पर ला दिया? ए. अलीवर्दी खां, बी. सिराजुद्दौला, डी. मीर कासिम, सी. मीर कासिम, डी. मीर जाफ़र। तो इसका आंसर होगा 41 का ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को पुनः नवाब कब बनाया गया? देखिए अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया है। ऑप्शन नंबर है ए 1761 ईस्वी, बी 1762 ईस्वी, सी 1763 और डी 1764 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1763 ईस्वी। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने निम्न में से किसके साथ मिलकर एक त्रिगुट बनाया? अभी हमने आप लोगों को बताया था, इसके बारे में बताया है भी। शुजाउद्दौला और आलमगीर द्वितीय, शुजाउद्दौला और बहादुर शाह द्वितीय,
शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शुजाउद्दौला अवध का नवाब है और शाह आलम द्वितीय जो है यह दिल्ली का यानी कि मुगल सम्राट है। तो अब हम देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 44 नंबर। 44 नंबर में क्या है, अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व की स्थापना के दृष्टिकोण से निम्न में से सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और पानीपत का युद्ध। इसके साथ साथ ऑप्शन भी याद करते चलिए। देखिए ये जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, यह हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। और पानीपत का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था पानीपत का युद्ध। इसमें देखिए पानीपत के युद्ध में जो दिया हुआ ये नहीं दिया हुआ है पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो यहाँ पे हम मानेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध मानेंगे जो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये अंग्रेजों के बीच नहीं हुआ था, इसको छोड़ देते हैं। बाकी इन तीनों युद्धों को अंग्रेजों ने लड़ा था और यहाँ अंग्रेजों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व की स्थापना, यहाँ पे प्रभुत्व की स्थापना की बात कर रहा है क्योंकि अंग्रेजों ने जो प्रवेश किया था भारत में वह प्लासी के युद्ध से किया था और यहाँ प्रभुत्व की स्थापना किया था क्योंकि यहाँ पे बक्सर का युद्ध होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर होगा वह होगा बक्सर का युद्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 3 राजाओं को हराया था। मीर कासिम जो बंगाल का था और जो था अवध का और उसके बाद दिल्ली का। तो इसलिए जो प्रभुत्व की बात है तो ऑप्शन नंबर बी है। और यदि इंटर की बात करता, प्रवेश करने की बात भारत में, तो प्लासी का युद्ध होता ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जो आंसर है वह है आंसर ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध शुजाउद्दौला और उसके सहयोगियों तथा अंग्रेजों के बीच कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध देखिए अभी मैंने आपको बताया था 1764। अब एक्चुअल डेट भी देख लीजिए। ए 6 अक्टूबर 1764 ईस्वी, 10 अक्टूबर 1764 ईस्वी, सी 18 अक्टूबर 1764 और डी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है डी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध है ये। पहले देखिएगा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी है वारेन हेस्टिंग, सी है हेक्टर मुंडो और डी है चार्ल्स आयर कुट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुंडो। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो हमने आपको बताया दिल्ली का शासक कौन था जो मुगल सम्राट था। ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर और डी शाह आलम द्वितीय। इसका आंसर है डी शाह आलम द्वितीय। बहादुर शाह, अगर औरंगजेब की बात करते हैं तो इसकी 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो चुकी थी और बहादुर शाह जफर जो है यह आया था आपका 1857 की क्रांति में, अर्थात कि 100 साल बाद आएगा। बक्सर के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए मीर कासिम, बी नजमुद्दौला, सी मीर जाफ़र और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए बक्सर का युद्ध कर रहा है तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब पूछ रहा है, लेकिन बंगाल की तरफ से लड़ने वाला नहीं पूछ रहा है क्योंकि बंगाल की तरफ से जो लड़ने वाला था वह मीर कासिम था और उस समय बंगाल का जो नवाब था वह मीर जाफ़र था। बंगाल का नवाब नहीं लड़ा था, ये ध्यान रखना है आपको कि बक्सर का युद्ध बंगाल का नवाब नहीं लड़ा था उस समय, क्योंकि उस समय बंगाल के नवाब से जो है कि मीर कासिम को हटा दिया गया था और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। मीर कासिम अपनी सेना टुकड़ी लेके लड़ा था, वह उस समय बंगाल का नवाब नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफ़र। इनमें से कौन बक्सर के युद्ध मैदान से भाग गया? ए मीर कासिम, बी शुजाउद्दौला, सी शाह आलम द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो भागने वाला जो वीर था वह था मीर कासिम।
ऑप्शन नंबर ए। 50 क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में कब लौट कर आया? 1764, 1765, अब सी 1766, डी 1767। आपका आंसर होगा 1765 ईस्वी, क्योंकि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो 1765 में हुई थी। उसे संधि को लॉर्ड क्लाइव द्वारा ही किया गया था। किस संधि के द्वारा 1765 में बक्सर युद्ध समाप्त हुआ? ये देखिए हमने आपको बता दिया था। कौन सी संधि है वो? बक्सर की संधि है, पटना की संधि है, इलाहाबाद की संधि है, मुंगेर की संधि है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि कहा जाए तो इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। एक मुगल बादशाह के साथ हुई थी, दूसरी अवध के नवाब के साथ हुई थी। तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मुगल बादशाह के साथ जो संधि हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि कही जाती है, और यह 12 अगस्त को हुई थी 1765 ईस्वी को। और जो द्वितीय संधि हुई थी इलाहाबाद की वह 16 अगस्त को हुई थी। वह अवध के नवाब शुजाउद्दीन के साथ हुई थी, शुजाउद्दौला के साथ। क्या कह रहा है? क्लाइव और मुगल शाह आलम द्वितीय के साथ हुई इलाहाबाद की संधि। देखिए क्लाइव की बात अभी हमने कहा ना, 1765 ईस्वी में क्लाइव आ गया था। युद्ध जो लड़ा था वह कोई और था, और संधि जो कर रहा है वह कोई और है। इसका भी आपको ध्यान देना है। ये मत सोचिए कि जो युद्ध लड़ा है वही जो है कि संधि करेगा। मुगल बादशाह ने, अब देखिए क्या संधि में क्या शर्तें थी। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। हाँ ये सही है। नेक्स्ट हमारा क्या था? अंग्रेजों ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। ये भी सही है। तीसरा है, एक फरमान द्वारा मुगल बादशाह ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का नवाब स्वीकार कर लिया। ये भी सही है। बंगाल के मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना निश्चित किया। पांचवा है, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को पुनः दिल्ली जाने की अनुमति प्रदान की। ये नहीं है। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी। 53 का है, क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य होने वाले इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में शामिल था। देखिए हमने बता दिया था 12 अगस्त को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। और पहली संधि किसके बीच हुई थी? यह हुआ था आपका शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच, और दूसरी संधि हुई थी शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और किसके बीच हुई थी ये आप समझ रहे हैं। और ऑप्शन में देखते हैं अवध प्रांत में क्या शामिल था। देखिए पहला ऑप्शन है, अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को दे दिया। ये भी सत्य है। अवध के नवाब ने कंपनी को युद्ध के हर्जाने के रूप में क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वचन दिया। ये भी सत्य है। सी, नवाब बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में प्रदान करेगा तथा चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को सौंपेगा। यह भी सत्य है, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 54 नंबर हमारा है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, वेंसिटार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। 55 है, कंपनी ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की जिसकी निम्नलिखित में से क्या विशेषता थी? ए, प्रशासन का अंग्रेज नियंत्रण तथा भारतीय प्रतिनिधियों में विभाजन। बी, कंपनी दीवान थी एवं नवाब नाजिम कंपनी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से न कर नायब सूबेदार के माध्यम से किया। उपरोक्त सभी। तो 55 का जो आंसर है यह है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी।
अब देखिए द्वैध शासन की बात हुई है, तो द्वैध शासन का मतलब आपको बता दिया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रशासन का अंग्रेज नियंत्रक और भारतीय प्रतिनिधियों में विभाजन, कंपनी दीवान थी एवं नवाब नाजिम। अर्थात कि एक तरह से काम आपको बता दें कि देश शासन का मतलब हो गया कि जो शासन करने का काम था वह राजा का था, यानी कि जो नवाब था उसका था, और उसके बाद जो टैक्स यानी राजस्व वसूलने का जो काम था वह कंपनी का था। इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बंगाल की निजामत का क्या अर्थ है? बंगाल की निजामत का क्या अर्थ है? तो ए राजस्व, बी प्रशासन, सी व्यापार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशासन। 57 नंबर क्या है, 1765 ईस्वी में बंगाल में लागू द्वैध शासन प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या थी? इसमें दस्तक के प्रावधानों का उल्लंघन होता था, बी इसमें कंपनी के पास अधिकार थे परंतु जिम्मेदारी नहीं, और नवाब के पास जिम्मेदारी थी लेकिन अधिकार नहीं। देखिए यही चीज़ें द्वैध शासन की बात, यही चीज़ें है, यही है आपका सबसे बड़ी कमी क्या थी बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कंपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, और नवाब के पास जो था जिम्मेदारी था लेकिन नवाब के पास कोई भी अधिकार नहीं था। सारा देखभाल जो है नवाब करता था, लेकिन वह अपने मन से कोई भी मतलब अपने विचार से कोई कार्य करे यह नहीं था। उसे कोई कार्य करने के लिए कंपनी से आज्ञा लेना पड़ता था। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सही है बी। 58 नंबर, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खां, बी राजा सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। तो 58 नंबर का आंसर है आपका बी राजा सिताब राय। 59 निम्नलिखित में से किस भारतीय निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? ए अमीन चंद, बी माणिक चंद, सी राय दुर्लभ और डी राजा सिताब राय। 59 का आपका आंसर होगा डी राजा सिताब राय। साठ 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी द्वारा बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो ए नजमुद्दौला, बी मुबारकदौला, सी सैफुद्दौला, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ए नजमुद्दौला, क्योंकि नजमुद्दौला जो था मीर जाफर का पुत्र था। 61 कर्नल क्लाइव का गधा या कर्नल क्लाइव का सियार या धन देने वाली बोरी की संज्ञा किसे दी गई? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफ़र, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। इसका आंसर होगा बी मीर जाफ़र। 62 बंगाल का देव शासन कब से कब तक चला? ए 1757 से 1767 तक, बी 1767 से 1793 और सी है 1765 से 1772 तक और डी 1760 से 1793 तक। इसका आंसर होगा 62 का सी 1765 ईस्वी से यानी इलाहाबाद की संधि से, और ये चला 1772 ईस्वी तक, यानी वारेन हेस्टिंग जब आता है बंगाल का
गवर्नर बनता है तब तक वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के देव शासन को समाप्त किया था। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को किसने डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? ए जदुनाथ सरकार, बी के पडिक्कर, सी ताराचंद, डी इनमें से कोई नहीं। 63 का है ऑप्शन नंबर बी के एम पडिक्कर। 64 है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने समाप्त की? ए कॉर्नवालिस, बी वारेन हेस्टिंग, सी रॉबर्ट क्लाइव और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो हम आपको अभी बताए हैं पहले ही, अगर आप ध्यान दिए होंगे तुरंत ऑप्शन बता सकते हैं, ध्यान में आ सकता है। चलिए बताते हैं, इसका आंसर होगा बी वारेन हेस्टिंग। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेंसिटार्ट, सी कार्टियर, डी वारेन हेस्टिंग। आंसर होगा डी वारेन हेस्टिंग। 66 कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? मीर जाफ़र, बी नजमुद्दौला, सी सैफुद्दौला और डी मुबारकुद्दौला। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में हुआ था। तो क्या मीर जाफ़र 1774 ईस्वी में था? नहीं, मीर जाफ़र 1774 ईस्वी तक नहीं था। नजमुद्दौला उसका पुत्र भी जो था वह भी 1774 ईस्वी तक नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुबारकुद्दौला। 67 ईस्वी नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? तेज बहादुर सिंह, बी गुरु गोबिंद सिंह, सी बंदा बहादुर, डी रणजीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर है डी रणजीत सिंह। 68 का है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ए सुकरचकिया, बी संघावालिया, सी लुवालिया, डी रामगढ़िया। तो 68 का होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए सुकरचकिया। 69 रणजीत सिंह को 29 वर्ष की आयु में किसने लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया? ए काबुल के शासक जमान शाह ने, बी अहमद शाह अब्दाली ने, सी पिता महासिंह, डी इंग्लिश कंपनी के गवर्नर ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काबुल के शासक जमान शाह ने। 70 का है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के लिए महाराजा की उपाधि धारण की? ए लाहौर, बी अमृतसर, सी मालवा और डी कांगड़ा। ऑप्शन नंबर होगा इसका ए लाहौर। 71 रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर और डी कपूरथला। इसका आंसर है सी लाहौर। रणजीत सिंह के राज्य में निम्न में से क्या शामिल था? दिल्ली, बी काबुल, सी मरकाना, डी श्रीनगर। 72 का डी श्रीनगर। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, क्वेश्चन तो और है अभ्यास कराने के लिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। और पढ़ने के साथ साथ हमें अभ्यास ज़रूर करना चाहिए क्वेश्चन, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी कहाँ तक है और कहाँ तक अभी हमारी नहीं है और हमें ज़बरदस्त और तैयारी करना है। तो वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।